आज जो केस हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक रियल एक्सोसिज्म की स्टोरी है। एक्सोसिज्म जिसको किसी इंसान में से किसी डिमोनिक स्पिरिट को निकालना भी कहा जाता है। इस स्टोरी पर एक मूवी भी बनी है जिसका नाम है एक्सोसिज्म ऑफ एमिली रोज। एनेलीस मिशेल का जन्म जर्मनी के एक छोटे से टाउन कैलिंगबर्ग में हुआ 1952 को। एनेलीस, जिसको कि एमिली रोज के नाम से भी जाना जाता है, बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट थी और स्पिरिचुअल भी थी। उसका जन्म एक कैथोलिक फैमिली में हुआ था। एमिली जब 16 साल की थी तब उसने डार्क फिलॉसफी को रीड करना शुरू किया और अपनी एक फ्रेंड जिसका नाम स्टेफनी था उसके साथ ओइजा बोर्ड लेकर खेलना शुरू किया। सारा कुछ खेल खेल में ही स्टार्ट हुआ। एमिली को एक बुक भी मिली जो कि चर्च के प्रोहिबिटेड सेक्शन में थी, जिसका नाम था अ डील विद द डेविल। उस बुक में बताया गया था कि हाउ टू बिकम मोस्ट पावरफुल बाय प्रेइंग टू सेटन। उसने बुक्स को रीड करना शुरू किया और उसमें इंडल्ज होते गई और कई डिमोनिक रिचुअल्स को भी परफॉर्म करना शुरू किया। एमिली को ये नहीं पता था कि वो एक पोर्टल खोल देगी जिसके कारण उसकी लाइफ अब पूरी चेंज होने वाली थी। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बियॉन्ड बॉर्डर्स। आज हम ऐसी स्टोरी कवर करने जा रहे हैं जो कि एक रियल स्टोरी है और बहुत ही डिमोनिक और बहुत ही हॉरर स्टोरी है। नाउ लेट्स गेट बैक टू द स्टोरी। सितंबर 1968 जब एमिली 16 साल की थी, उसको पहली बार ऐसे लगा कि कोई उसकी तरफ देख रहा है और वो बहुत डर गई। लेकिन अभी तक उसने इन एक्सपीरियंसेस के बारे में किसी से बात नहीं की थी। और एक हफ्ते बाद जब वो रात को अपने कमरे में सो रही थी तो उसे ऐसा लगा कि कोई उसका गला दबा रहा है। और एमिली इतनी बड़ी भी नहीं थी कि उसको ये डिमोनिक चीज़ों के बारे पता होगा। बिल्कुल। एमिली के पेरेंट्स उसे 2 दिमाग के डॉक्टर्स के पास ले जाते हैं और वहाँ एमिली के दिमाग का चेकअप होता है। डॉक्टर्स इवन परफॉर्म्ड EEG टेस्ट, बट कोई भी बीमारी ढूंढ नहीं पाते वो। डॉक्टर्स ने कहा कि शायद एमिली को फिट्स पड़ते हैं जिसके कारण उसे इल्यूजन्स दिखती है। अभी तक किसी को नहीं पता कि एमिली के साथ क्या हो रहा है। अगले 3 सालों में एमिली को 3 बार फिर से ऐसा लगा कि कोई उसकी तरफ देख रहा था और उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। इवन एमिली टोल्ड कि उसे ऐसे लगता है कि कोई रात को उसे टच करने की भी कोशिश करता है। डॉक्टर्स ने कुछ मेडिसिन्स भी लिखी जिससे एमिली का दिमाग ओवरथिंक ना करे और वो शांत रह सके। और बार बार EEG टेस्ट किए गए, लेकिन उन टेस्टों में कुछ ऐसा नहीं आया जिससे बताया जा सके कि एमिली वो सफरिंग फ्रॉम अ डिसीज। 1973 में थिंग्स चेंज्ड। अब एमिली को नॉकिंग साउंड सुन रही थी इन द डिनोमिनेशन ऑफ 3। उसकी सिस्टर्स को भी ये साउंड सुन रही थी। मतलब ये एमिली के मन का वहम तो नहीं था, या हम कह सकते हैं कि ये तो कंफर्म हो गया था कि कुछ तो है जो उसकी सिस्टर को भी ये सुन रहा था। कोई ना कोई तो है जो एमिली से बात करने की कोशिश कर रहा है या एमिली को तंग कर रहा है। क्योंकि अब ये चीज़ सिर्फ एमिली तक लिमिटेड नहीं थी, उसकी सिस्टर्स को भी ऐसे लग रहा था कि घर में कोई ना कोई है जिसको वो देख नहीं पा रहे। अब वो रात को स्लीप वॉक करने लगी और लगातार घंटों दीवार की तरफ देखती रहती। एमिली के पूछने में वो बताती कि उसे कोई बार बार एक ही बात कह रहा है कि सेव मी। अभी तक एमिली को इस चीज़ का पता नहीं है। एमिली सिर्फ किसी से बात करने की कोशिश कर रही है। इवन कि एमिली भी कोशिश नहीं कर रही, कोई एमिली से बात करने की कोशिश कर रहा है जो उसे कह रहा है कि सेव मी। एमिली घंटों तक मदर मैरी की तस्वीर को घूरती रहती और फिर बेहोश होकर गिर जाती। जब वो कभी भी मदर मैरी की तस्वीर की तरफ देखती तो उसकी आंखें एकदम से ब्लैक कलर की हो जाती थी और हाथ की उंगलियां ट्विस्ट होने शुरू हो जाती थी। सो ऐसे लगता था कि जब वो मदर मैरी की फ़ोटो को देख रही है तो उस टाइम वो पोजेस्ड थी और किसी भी स्पिरिचुअल चीज़ की फ़ोटो देखकर उस पर उसका इफेक्ट होता था। वो काला सा उस पर इतना हावी हो गया था कि अभी जो किसी भी स्पिरिचुअल फोटो को देखती थी तो वो उससे सफ़र होना शुरू हो जाती थी। और ये कोई सिंपल काला साया नहीं था, क्योंकि जो स्पिरिट्स लोगों को पोजेस करती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम स्पिरिचुअल जगह पर जाने पर वो उनका पीछा छोड़ देती है। बट कुछ ऐसा चल रहा था एमिली के पास और एमिली के साथ जिसके कारण एमिली सफ़र कर रही थी। सितंबर 1973 को फैमिली ने एक बहुत फेमस न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर को कॉन्टैक्ट किया और एमिली के इलाज की बात की। एमिली ने बताया कि वो डीमन फेसेस देखती है जो उससे बात करने की कोशिश करते हैं एंड उसे ये विजन्स सारा दिन आते हैं। शी ऑल्सो टोल्ड कि हर वक्त उसे कुछ इंसान के बॉडी के जलने की स्मेल आती है। वो उसको ये स्मेल कहाँ से आती थी, अपनी बॉडी में से या किसी और के में से? समटाइम्स उसे अपनी बॉडी में से आती थी और समटाइम्स ऐसा लगता था कि जहाँ एमिली बैठ रही है वहाँ किसी इंसान की बॉडी को जलाया जा रहा है
और समटाइम्स उसे ऐसी स्मेल आती थी जैसे कोई मर चुका है बट उसकी जो बॉडी है वो डिकम्पोज होनी शुरू हो गई है। अब ये सारे जो भी सिम्टम्स हैं ऑब्वियसली एक ही तरफ लेके जाते हैं कि कोई ना कोई डिमोनिक स्पिरिट एमिली से बात करने की कोशिश कर रही है या एमिली को पोजेस करने की कोशिश कर रही है। अब इन चीज़ों को सुनकर डॉक्टर ने एडवाइस किया फैमिली को कि दे शुड कॉन्टैक्ट अ प्रीस्ट। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसका इलाज मेडिकल साइंस में हो सके। फैमिली ने एक प्रीस्ट को कॉन्टैक्ट किया जिसका नाम था फादर एल्ट। इस टाइम तक कई डॉक्टर्स ने बहुत सारी मेडिकेशंस भी चेंज की लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था एमिली की मेंटल कंडीशन पर। 1975 तक चीज़ें अब और डरावनी होनी शुरू हो गई। एमिली सो ही नहीं पाती थी और वो कॉकरोचेस और स्पाइडर्स खाने शुरू हो गई। सोच के देखो कि एक लड़की जो अपनी पीक ईयर्स पर है वो कॉकरोच और स्पाइडर खा रही है। ये कह सकते हैं कि ये शैतान उसके पीछे पड़ा हो, जैसे कि उसको हॉर्न्स वाला काला सा दिखता था। बिल्कुल 3 डिमेंशंस में वो साउंड सुनती थी नॉकिंग उसको। साउंड सुनती थी उसको, और वो जलने की स्मेल। सो मुझे लगता है कि शैतान ही होगा उसके पीछे। अभी तक सभी को ये लग रहा था क्योंकि अब डॉक्टर ने भी ये कह दिया था कि यू शुड कॉन्टैक्ट अ प्रीस्ट। अ प्रीस्ट नेम फादर रोडविक हु वाज एक्सपर्ट इन एक्सोर्सिज्म एडवाइज्ड कि एमिली इज पोसेस्ड, जैसे आपने कहा, एंड दे शुड कॉन्टैक्ट वेटिकन एंड वेटिकन शुड टेक एक्शन। सो अब बात वेटिकन तक पहुंच चुकी है। सो ऑब्वियसली बड़ी बात ही होगी अगर वो बात वेटिकन तक पहुंच गई, क्योंकि वेटिकन हर चीज़ में इंटरफेयर नहीं करता। वेटिकन के पास ये केस गया और फाइनली एक एक्सोर्सिज्म वाज ऑर्गेनाइज्ड। दे डिसाइडेड दे विल बी कंडक्टिंग एक्सोर्सिज्म एंड अ फादर नेम फादर रेंस उसको कंडक्ट करेंगे। अब वेटिकन से एक फादर एमिली को मिलने आए। सितंबर 24, 1975 पहला एक्सोर्सिज्म कंडक्ट हुआ। फादर रेंस allowed some of the sections of exorcism to be recorded. 42 ऑडियोज रिकॉर्ड की गई। मैं कुछ ऑडियोज प्ले करूँगा बट वार्निंग, दिस इज स्केरी एंड दिस इज रियल। एंड जो ये आवाज़ आ रही है ये एमिली की ही आवाज़ है। और ये आवाज़ थी एमिली की। कुड यू बिलीव? ये तो किसी बच्चे की बात लग ही नहीं रही। ऐसे लग रहा है कि कोई एमिली के अंदर से कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। एमिली ने ये भी बताया कि कौन सा डीमन उसको पोजेस करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि रिसर्चर्स बताती हैं कि 7 तरह के डीमन हैं और 3rd और 7th डीमन इज़ द मोस्ट डेंजरस। वेटिकन ने अभी तक भी डीमन का नाम कॉन्फिडेंशियली रखा हुआ है और अभी तक किसी को ये नहीं बताया कि एमिली को किस डीमन ने पोजेस किया। मेरे को तो 3rd वाला लगता है क्योंकि वो 3 नॉकिंग साउंड जो करता था। मोस्ट ऑफ द डीमंस अगर अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं तो डिनोमिनेशन ऑफ 3 में दिखाते हैं। इसका रीज़न है क्योंकि फादर सन एंड होली स्पिरिट। सो ट्रिनिटी को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए कि हम उनसे भी ज़्यादा पावरफुल हैं, वो 3 डिनोमिनेशन में साउंड्स और चीज़ें करते हैं। और यही रीज़न था जब आपने कॉन्जरिंग तो देखी होगी कि 3 बजे रात को घड़ियाँ रुक जाती थी। सो दैट्स डिस्ग्रेस ऑफ क्राइस्ट। चलो जो भी होगा बहुत ही खतरनाक लग रहा है। बिल्कुल। बाय में एमिली की हालात और भी खराब होते गए। शी स्टार्टेड बाइटिंग एवरीवन, इवन अपने आप को भी चाकू से काटकर अपना ही फ्लैश खाने की कोशिश करने लगी। इस टाइम उसकी फैमिली ने एक डिसीजन लिया कि एमिली को बांध के रखना पड़ेगा क्योंकि वो खुद के लिए ही बहुत डेंजरस थी और खुद को ही ना नुकसान पहुंचा सके। एमिली ने खाना भी बंद कर दिया था और वो कहती थी कि डीमन इज नॉट अलाउइंग हर टू ईट। सो डीमन उसको कुछ खाने भी नहीं देता था। वो कितना उसके हाथ धोकर पीछे पड़ गया कि उसकी सोल के लिए कि वो उसको ही इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा था। और सोचो कि एमिली के उस टाइम हालात क्या होंगे। वो उसको अंदर से टॉर्चर कितना करता होगा। बिल्कुल। इवन देन एमिली हैड ए ग्रेट स्ट्रेंथ। एमिली के बॉडी में इतना जोर था कि वो एप्पल को एक हाथ से पकड़कर स्क्वीज कर देती थी। इवन जिम वाले लोग भी एप्पल को एक हाथ से पकड़ के स्क्वीज नहीं कर सकते। और वो तो फिर भी एक लड़की थी, बच्ची थी, और उसने खाना भी बंद कर दिया था। शी वॉज जस्ट 40 पाउंड्स एट दैट टाइम, 40 to 45 पाउंड्स। बाय जून उसके फेस के एक्सप्रेशन भी चेंज होने शुरू हो गए। उसके और भी एक्सॉर्सिज्म हुए लेकिन शी डाइड इन द एज ऑफ 23 बिकॉज ऑफ स्टारवेशन। टोटल 67 एक्सॉर्सिज्म हुए फिर भी उसे बचाया नहीं जा सका। लास्ट में
जो एक्सोसिज्म चल रहा था, एमिली ने कहा कि अब वो इन चीज़ों से थक चुकी है और इनको हैंडल नहीं कर सकती और अपनी स्पिरिट को डीमन को दे रही है. सो एट लास्ट एमिली लॉस्ट द फाइट विद डीमन. और उसने कितने साल डीमन का टॉर्चर सहा. उसके बाद भी वो डीमन को एमिली से दूर नहीं कर पाए. इवन आफ्टर 67 एक्सॉसिस केम टू एमिली टू मीट हर एंड 67 एक्सॉसिज्म हुए. उसके मरने के बाद जब क्रीमेशन हुई तो एमिली की बॉडी 80% तक डीकम्पोज हो चुकी थी विद इन 3 आवर्स ऑफ डेथ. सो 3 आवर आफ्टर हर डेथ, 3 आवर के बाद उसकी बॉडी 80% तक डीकम्पोज हो चुकी थी. उसका मतलब कि मरने से पहले ही उसकी बॉडी डीकम्पोज होना शुरू हो गई थी. अब सोच के देखो कि वो चीज़ कितनी पावरफुल होगी. नॉर्मली तो इतनी जल्दी ऐसा कुछ नहीं होता. सो उसको मरने से पहले ही उसके एक तरह हम उसको जिंदा लाश ही कह सकते थे. वो जिंदा लाश ही थी. एमिली के बेड के नीचे एक एंशियंट रोम डिमोनिक पोर्टल भी मिला. बताया जाता है कि डीमन उस पोर्टल से बाहर आता था और उसी पोर्टल के बीच में चले जाता था. ये ही रीज़न था कि एक्सोसिज्म परफॉर्म करने के बाद भी एमिली से वो डीमन अलग नहीं हो सका. एमिली के मदर ने बताया कि जब एमिली जिंदा थी तब घर में कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल चलता ही रहता था. दरवाजे खुद नॉक हो जाया करते थे, घड़ियां रुक जाती थी. किसी ने बताया कि कभी कोई आवाज़ आती थी किचन में से और कभी कोई फर्स्ट फ्लोर से आवाज़ आती थी जो बार बार घर वालों के नाम को पुकारती थी और उनके नाम से उनको बुलाने की कोशिश करती थी. जो एमिली का डॉग था वो घर में एंटर करने से मना कर देता था क्योंकि वो घर में आना ही नहीं चाहता था. क्योंकि डॉग्स ऐसी चीज़ें सेंस कर लेते हैं पहले ही. मोस्ट ऑफ द टाइम डॉग्स डू सेंस दीज थिंग्स. और उसके बाद उनके डॉग की भी डेथ हो गई थी. और रात को किचन में प्लेट्स टूटने की आवाज़ आती थी. जब वो देखने जाते थे तब कोई भी प्लेट टूटी नहीं होती थी. वेटिकन ने बहुत कोशिश की पर एमिली को बचाया नहीं जा सका. एमिली की बॉडी पर रिसर्च करने की परमिशन भी मांगी गई लेकिन एमिली की बॉडी 80% तक तो ऑलरेडी डिकम्पोज हो चुकी थी जिसके कारण परमिशन नहीं दी गई. ये थी आज की स्टोरी और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनने के लिए सब्सक्राइब टू बियॉन्ड बॉर्डर्स. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.